तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए जो पिछली वीडियो थी उसको आप जरूर से देख लेना, जिसमें हमने इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ेंगे और इसको आप क्यों पढ़ेंगे। बाकी देखिए जो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस तक। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेक कर लेना। बाकी और भी जो सब्जेक्ट है उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया है, अगर उनकी भी वीडियोज़ आपने देखनी है तो उनकी भी सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक यहाँ पे वो है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस एंड आगे है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स विद एग्जांपल। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक आपका वो है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखिए वही मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख रखी है, और देखिए सबसे पहले ना हमने इस हेडिंग का मतलब जानना है कि आखिर आपने पढ़ना क्या है, क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत ही आसान है समझने के लिए अगर आपको इसका मतलब पता चल जाए। देखिए यहाँ पे टॉपिक आपका मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, कि जो भी सॉल्यूशन होते हैं ना, हिंदी में कहें तो विलयन या जो घोल होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए या व्यक्त करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। अब ये हेडिंग आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगी, पहले हम क्या जानेंगे कि भाई आखिर ये घोल या सॉल्यूशन क्या होते हैं, इन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है, और इस स्ट्रेंथ को किन किन तरीकों से हम एक्सप्रेस करते हैं, और आखिर उनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, हम यहाँ पे पढ़ ही क्यों रहे इस सब्जेक्ट में बी फार्म में, तो वो सब भी हम जानेंगे। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले कि भाई आखिर सॉल्यूशन क्या है। तो मैं एक नॉर्मल पेज ले लेता हूँ जिसपे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आप 10th में 12th में पढ़े भी होंगे कि जो सॉल्यूशन होते हैं या बोल सकते हैं जो विलयन होते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए गिलास बना लेता हूँ या बीकर मान लीजिए, इसमें मैं कुछ ml वाटर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 ml ये वाटर है। ठीक है, अब ये वाटर जो है यहाँ पे हमारा एक सॉल्वेंट है या बोल सकते हैं विलायक है, हिंदी में बोलते हैं विलायक, बाकी इंग्लिश में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम 50 ग्राम चीनी ले लेते हैं, शुगर। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, सॉल्यूट है, हिंदी में बोलते हैं विले। ये चीज़ ध्यान रखना, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो, उनको बहुत मुश्किल होता है रिकॉल करना। तो देखिए सॉल्यूट को हम विले बोलते हैं, सॉल्वेंट को हम विलायक बोलते हैं। अब मान लीजिए 100 ml वाटर लिया, पानी लिया अपने गिलास में, और 50 ग्राम उसमें चीनी आप यहाँ पे घोलने लग गए। आपके पास ये स्टर करने के लिए, घोलने के लिए चम्मच है या कुछ भी हो सकता है, आपने घोला घोला घोला, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी चीनी गायब हो जाएगी। अभी जो मिक्सचर बना है ना, यही कहा जाता है सॉल्यूशन। समझ आया कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है जिसमें जो सॉल्यूट हम मिलाते हैं वो कम्प्लीटली गायब हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये मैं बोल दूंगा यहाँ पे, ये है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विलयन। आ रहा है याद। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ करके भी आए हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं ना, सॉल्यूशन आपको समझ आया कि क्या होते हैं। ये जो सॉल्यूशन होते हैं इनकी स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के मेथड। अब सवाल उठता है कि भाई ये स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए हमने 100 ml यहाँ पे जो पूरा हमारा सॉल्यूशन बना है, कि जो भी सॉल्यूशन हमारा बना है उसमें सॉल्यूट की कितनी मात्रा है। स्ट्रेंथ बोले तो कितनी मात्रा सॉल्यूट की प्रेजेंट है दिए गए सॉल्यूशन में, वो स्ट्रेंथ कही जाती है। और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ तरीके या मेथड यूज किए जाते हैं। अब उन्हीं मेथड को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मैंने किसी की लंबाई नापनी है, तो लंबाई नापने के लिए मैं मीटर का यूज़ करूँगा, या हो सकता है कि मैं यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर, किलोमीटर, या फिर हो सकता है इंच या फुट का यूज़ करूँ। सेम वैसे ही ये जो सॉल्यूशन है इनकी कितनी स्ट्रेंथ है ना, इसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ को ही बता रखा है कि आखिर स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ को हम दूसरे टर्म में कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, हिंदी में कहें तो मात्रा या सांद्रता, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में भी लिखा है कि किसी निश्चित मात्रा के सॉल्यूशन में, किसी फिक्स्ड मात्रा या फिक्स्ड क्वांटिटी के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला है वो उसकी स्ट्रेंथ कहा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने 100 ml फिक्स्ड वाटर के अंदर 50 ग्राम क्या घोल दिया, चीनी घोल दी, तो ये
इसकी क्या होगी, सांद्रता या कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ हो गई। वैसे ही 100 ml के अंदर मैंने 100 ग्राम चीनी घोल दी तो ये भी इसकी स्ट्रेंथ हो गई। स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना भी सॉल्यूशन है, सपोज 100 ml है, 250 ml है या 300 ml 500 ml, जितना भी सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट का कितनी मात्रा है, बस उसी का रेशियो हमारा कंसंट्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस करना है ना, इसको व्यक्त करना है ना, तो अलग अलग तरीके हैं। अब वही सारे तरीके देखिए यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे लिखा है देयर आर फॉलोइंग मेथड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, कि यहाँ पे ये सब तरीके हैं जिनकी मदद से हम स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। कैसे, कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्मेलिटी, दूसरा है मोलरिटी, तीसरा है मोललिटी, चौथा है फॉर्मेलिटी, आगे है परसेंटेज बाई वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। ये सारे तरीके हैं। अब देखिए आप इनको हिंदी में भी पढ़ करके आए होंगे, थोड़ा सा याद दिला दूं। नॉर्मलिटी को नॉर्मलता बोलते हैं, मोलरिटी को मोलरता बोलते हैं, इसको मोललता, इसको फॉर्मलता, इस तरीके से आप पढ़ करके आए होंगे। अब ये आपको मेथड समझ आ गए ना। अब यही सारे मेथड, ये इनकी डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला, बस वही आपने याद करना है। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है दिमाग में वो ये है कि भाई आखिर पढ़ाया क्यों जा रहा है यहाँ पे ये सब, हमको सॉल्यूशन के बारे में ये सब चीज़ें क्यों सिखाई जा रही हैं कि आप इनके ये सारे तरीके, ये सारे मेथड याद कर लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सिलेबस में बता देता हूँ। देखिए हमारा सब्जेक्ट का नेम क्या है यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, और ये वाला मैंने बताया यूनिट ये है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की या फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री की। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आप ना आगे चल के बहुत सारी टेस्टिंग करने वाले हैं, है ना, अलग अलग दवाइयों की, अलग अलग केमिकल की जाँच करने वाले हैं। तो जाँच करने के लिए ना उनका सोल्यूशन बनाना पड़ता है, यानी कि इस तरीके से जैसे चीनी का घोल बनाया ना आपने, ये तो हमारा नॉर्मल एग्जांपल था, वैसे ही आपने अलग अलग दवाई का घोल बनाना पड़ता है। अब उस दवाई का जो घोल बना है उसकी कितनी स्ट्रेंथ रखनी है या कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो सब चीज़ बहुत मैटर करेगी। उसको आप कैसे मापोगे, कैसे व्यक्त करोगे, तो उस सभी के लिए ना यहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह याद करने पड़ेंगे, ये सारे तरीके आपको सिखाए जा रहे हैं। आई बात समझ? तो ये सारे मेथड आपने डिस्कस करने हैं, बारी बारी से हम इन्हीं की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मेथड आपका देखिए वो है नॉर्मेलिटी, इसको हमने हिंदी में नॉर्मलता बोलते हैं और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। डेफिनेशन क्या है कि नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं की संख्या को यहाँ पे नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब सिंपल सा देखिए इस इमेज से मैं आपको बताऊं। देखिए मेरे पास ये सपोज करो कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन दिख रखा है, ठीक है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, बस इन्हीं ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या या ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है ना, कि आखिर इनको हम जो नाप रहे हैं या इनको ही काउंट कर रहे हैं, तो आखिर ये क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट पहले इतना समझ आए कि इनकी ही संख्या को क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। कैपिटल N से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखी है, हिंदी मीडियम वाले एकदम समझ सकते हैं कि किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला से आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। फॉर्मूला N इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है, अगर मैं उसके फॉर्मूला की बात करूँ, ग्राम इक्विवेलेंट शॉर्ट में GE लिख दूं, शॉर्ट में ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू यहाँ पे होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, कि उसका वेट क्या है सॉल्यूट का, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसमें, ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। कि अगर आपको नॉर्मलिटी पता करनी है ना, तो पहले तो आपको यही निकालना होगा कि उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उसका हमने कितना वजन लिया था सॉल्यूट का ग्राम में, वो फिल करना है, और उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। अब सवाल उठता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है, शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ EW, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है मोलिकुलर वेट, कि किसी का जो भी आपका कंपाउंड है या जो भी केमिकल है उसका मोलिकुलर वेट कितना है, उसका परमाणु भार कितना है, अपॉन
एन फैक्टर बोले तो कि कोई भी जो आपका केमिकल है जिसका आप यहाँ पे मोलिकुलर वेट लिख रहे हो, वो अगर पानी में मिलाते हैं तो कितने H+ आयन देता है या कितने OH- आयन वहाँ पे रिलीज करता है। जैसे सपोज करो ये आपका NaOH है, तो अगर इसको आप वाटर में मिलाते हैं तो ये OH- एक रिलीज करता है, तो उसका एन फैक्टर यहाँ पे 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो पहले इस तरीके से कि आपने इक्विवेलेंट वेट को पता करना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, इस तरीके से मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इस तरीके से निकलेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, वेट लिखोगे सॉल्यूट कितना डाल रहे हो, उससे आपका ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो है उसकी नॉर्मेलिटी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा जो मेथड है देखिए वो है मोलरिटी। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसको ना मोलरता बोलते हैं। तो ये भी इसी तरीके से है कि मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे बस एक टर्म चेंज हुई है कि 1 लीटर सॉल्यूशन तो है, ये हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, यहाँ पे हम मोल काउंट कर रहे हैं, मोल को मेजर कर रहे हैं। वहाँ पे क्या काउंट कर रहे थे, ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे मोल को काउंट किया जा रहा है कि मोलरिटी क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं सॉल्यूट के, उन्हीं के नंबर को मोलरिटी बोल रहे हैं। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदी वाले देखिए यहाँ पे आप इजीली इसको रोक करके पॉज करके देख लेना। अब फॉर्मूला देखिए बिल्कुल डेफिनेशन से ही है कि M = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के कितने मोल हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम कितना है उसका लीटर में, वो आपने फिल करना है। अब ये मोल का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स होता है वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन मोलर मास इनटू जो था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब तीसरा है देखिए यहाँ पे मोलैलिटी, इसको हमने हिंदी में मोललता बोलते हैं और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इसमें एक अंतर आ गया कि अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं, हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट विलायक को भी हम केजी में मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम में, कि 1 किलोग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, उनकी संख्या को हम मोलैलिटी बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे किलोग्राम के हिसाब से हो जाएगा। इसको देखिए स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदी यहाँ लिख रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए वही है, स्मॉल m = होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे मास रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि किलोग्राम में रहेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब है, उसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट करिए, ओरिजिन को हमने बना दिया, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी वेट ऑफ सॉल्यूट, की वेट कितना है अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला आपने जरूर से ध्यान रखने हैं। आगे यहाँ पे देखिए फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और देखिए ये हम तब यूज़ करते हैं जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, जो आयंस में टूट जाते हैं। जैसे हमारे आयोनिक कंपाउंड जो है एग्जाम्पल तौर पे NaOH जो है, ये Na++OH- इस तरीके से टूट जाता है ना, तो इनकी कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ये वाला तरीका यूज़ किया जाता है फॉर्मेलिटी वाला। जो कंपाउंड जो आयंस में नहीं टूटते हैं उनके लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं, जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इन सब का। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी है कि फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट है उसके ग्राम फॉर्मूला जो वेट है उनका कितना नंबर है, उसी नंबर को हम यहाँ पे फॉर्मेलिटी कहेंगे। कि मेरे पास ये सॉल्यूशन है आयोनिक कंपाउंड का जो आयंस में टूट जाते हैं, तो उन कंपाउंड का यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है 1 लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्यूट का कितना ग्राम फॉर्मूला वेट है उनके नंबर को हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी। अब सवाल उठेगा कि भाई ग्राम फॉर्मूला वेट क्या है, जस्ट आपको आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड, ये केवल आयोनिक कंपाउंड के लिए तरीका यूज़ किया जाता है, उनकी कंसंट्रेशन को या स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए। इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में आप रोक करके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कि F = नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला। अब ग्राम फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे उसका फॉर्मूला रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, कि वेट कितना है सॉल्यूट का, अपॉन फॉर्मूला वेट बोलो जैसे मोलिकुलर वेट होता है ना, उसी तरीके से फॉर्मूला वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे और इसका मान यहाँ पे निकल आएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज W/W वेट बाई वेट। अब देखिए इसका क्या मतलब है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिख रखी है कि इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, जैसे मेरे पास यहाँ पे अब 1 लीटर नहीं है, 1 किलो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 100 ग्राम है, 100 ग्राम, ठीक है, ग्राम में मेजर कर रहे हैं, इसका वेट हम निकाल रहे हैं किसका, सॉल्यूशन का, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। ये सबसे सिंपल तरीका है, सॉल्यूट भी यहाँ पे ग्राम में है और यहाँ पे सॉल्यूशन ग्राम में है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है वही कहा जाएगा यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वेट। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला देखिए हिंदी में पढ़ लीजिए, बाकी फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए है तो ये भी परसेंटेज, लेकिन अंतर क्या है कि पहले जो सॉल्यूट था और जो सॉल्यूशन था ना, उसका हम वेट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे ग्राम में, लेकिन यहाँ पे आप वॉल्यूम मेजर करेंगे यानी कि आयतन, जो कि ml में रहेगा। देखिए डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कि यहाँ पे सपोज करो 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें मान लीजिए हमारा कोई सॉल्यूट है जो कि 10 ml हम मिला रहे हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में ही मिलाएंगे तरल अवस्था में, तो 10 ml है कितने में, 100 ml में, तो ये हमारा बन जाएगा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है आपका इस तरीके से, बाकी ये लिख रखा है हिंदी में भी, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि ml में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में रहेगा इनटू 100। ठीक है, ml में यहाँ पे बस अंतर आ गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूट तो रहेगा आपका वेट में, यानी कि उसका ग्राम में रहेगा, पर सॉल्यूशन आपका यहाँ पे ml में रहेगा, इसका हम वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक है, सिंपल है कि इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कि यहाँ पे आपका देखिए सॉल्यूशन तो ये 100 ml है, ठीक है, जो कि वॉल्यूम में मेज़र हो रहा है, यानी कि 100 ml है, ml में मेज़र हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है ना वो सॉलिड रहेगा, जो कि हम यहाँ पे ग्राम में मेज़र करेंगे। सपोज करो यहाँ पे हमने 10 ग्राम कर दिया कि 10 ग्राम सॉल्यूट मिलाया जा रहा है किसके अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, और उससे हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे 10% वेट बाई वॉल्यूम, इस तरीके से W हो जाएगा यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम। ये इस तरीके से इसकी क्या होगी, ये कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ हो गई। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हिंदी में भी यहाँ पे ये लिख रखा है। अब इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज होगा कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में रहेगा इनटू 100। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आपका मोल फ्रैक्शन, तो इसको हमने काई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ग्रीक अक्षर है एक। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखिए कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। कि किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद किसी एक कंपोनेंट का फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि आम भाषा में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा कोई भी जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि विलेय और विलायक इन दोनों से मिलकर के बन रहा है। तो हमारा एक कंपोनेंट ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने मोल फ्रैक्शन पता करना है सॉल्यूट का, मैं सॉल्वेंट का भी पता कर सकता हूँ वैसे तो, सॉल्यूट का सपोज करो पता करना है, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के कितने मोल हैं उनका नंबर, अपॉन सॉल्यूट के कितने मोल हैं प्लस सॉल्वेंट के कितने मोल हैं, मतलब कि इन दोनों के टोटल कितने मोल हैं, और ऊपर रहेगा कि सिर्फ सॉल्यूट के कितने मोल हैं। तो इनका जो रेशियो निकलेगा वो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सॉल्यूट का। आई बात समझ। अगर सॉल्वेंट का पता करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल कितना है और फिलहाल एक कंपोनेंट का कितना है, उनका रेशियो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। आई बात समझ। तो ये है मोल फ्रैक्शन, इसको हमने काई से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप याद रख लेना, जैसे यहाँ पे काई इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के कितने मोल हैं अपॉन टोटल जितने भी कंपोनेंट है ना, दो या दो से ज़्यादा भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट हो सकते हैं, तो उनके टोटल कितने यहाँ पे हैं मोल्स, उनका टोटल नंबर, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। लास्ट में देखिए एक और मेथड है यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसको हम PPM बोलते हैं। देखिए इस मेथड का यूज़ हम उन सभी सॉल्यूशन के लिए करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं उनके लिए। अब देखिए जैसे कि नेम बता रहा है ना कि पार्ट्स पर मिलियन,
कि 1 मिलियन सॉल्यूशन के हिस्से में, 1 मिलियन आम भाषा में कहें इंडियन के अंदर तो इंडिया में तो 1 मिलियन इक्वल्स टू होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख हिस्सा। कि अगर सॉल्यूशन का हमारे पास 10 लाख हिस्सा है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मानिए कि हमारे पास सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूशन का 10 लाख पार्ट है या 10 लाख हिस्सा है, तो उसके अंदर सॉल्यूट का कितना हिस्सा है, कितने नंबर हैं, बस वही पार्ट्स पर मिलियन कहा जाएगा। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के 1 मिलियन या बोल सकते हैं 10 लाख पार्ट के अंदर सॉल्यूट का कितना पार्ट मौजूद है, वो है पार्ट्स पर मिलियन। आई बात समझ। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो बहुत ही वेरी डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इसको पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, आपको एकदम समझ आ जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे याद रख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, पीपीएम इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ यानी कि मिलियन। कि इतने मिलियन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम है, कितना हिस्सा है, वो आपका पीपीएम है। या दूसरा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट मिलीग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये सारे जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, ये वो सारे मेथड हैं जिनकी मदद से किसी भी सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है या बोल सकते हैं, और इस सिंपल भाषा में जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है, मात्रा है, उसको एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आई बात समझ। इन सभी का यूज़ हम आगे आने वाली यूनिट्स में करेंगे। हम बहुत सारी टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो टेस्टिंग करेंगे तो बार बार नए नए सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन को हमको पता होना चाहिए, एक्सप्रेस हमको करना पड़ेगा। सेकंड जो टॉपिक आपका देखिए वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए वही मैंने हेडिंग लिख रखी है। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि स्टैंडर्ड दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि आपने कवर करने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो पहले ये जान लेते हैं कि भाई स्टैंडर्ड क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए अभी आपने क्या कवर करा था, टॉपिक था आपका कि जो भी सॉल्यूशन होते हैं, जो भी घोल होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, कोई भी वो सब्सटेंस या कोई भी वो सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ आपको पहले से ही एक्यूरेटली पता हो, वो आपका स्टैंडर्ड कहा जाता है। नहीं आई बात समझ। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपने पुराने ज़माने में या कभी भी इस तरीके के तराजू देखे हैं जिससे हम कोई भी सामान मेज़र करते थे। जैसे कोई भी यहाँ पे बट्टा रखते थे, जिसको हम बाट भी बोलते हैं, बट्टा बाट जो भी, ठीक है, वो रखते थे। उसकी मदद से हम कोई भी सब्जी हुई, अनाज हुआ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे तोल लेते थे। अब देखिए समझिए, यहाँ पे ये जो बट्टा है ना, ये जो बाट है, ये हमको पता है कि ये 1 किलो का है ना। उसका वेट हमको क्या है, पहले से ही पता है, और ये एक्यूरेटली 1 किलो का ही है, और ये स्टेबल भी है, ये ख़राब भी नहीं होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड किसको हम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू या जिसका जो वजन है हमको पहले से पता है ना। अब इसकी मदद से हम सब्जी तोल सकते हैं, अनाज तोल सकते हैं, या कोई भी और सामान तोल सकते हैं, तो वही आपका स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 kg का ये जो बट्टा है, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, ए स्टैंडर्ड इज ए सब्सटेंस और सॉल्यूशन विद नॉन कंसंट्रेशन विच इज यूज्ड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सॉल्यूशन। कि कोई भी वो सॉल्यूशन, जैसे मैं यहाँ पे आपको बनाऊं, कोई भी, ये जैसे मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई भी वो सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। कोई भी वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी मात्रा या जिसकी स्ट्रेंथ आपको पता है कि इसके अंदर कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, कितने ml में मिला हुआ है, वो आपको पहले से ही पता है, तो उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब इसकी मदद से आप किसी दूसरे सॉल्यूशन की भी मात्रा को पता कर सकते हैं जो पता नहीं है। जैसे यहाँ पे हम अलग अलग ये सब्जी हैं, जैसे इस बाट की मदद से हम अलग अलग सब्जी को तोल सकते हैं, है ना, कि भाई कितना किलो है, 1 किलो है कि नहीं है, या और भी बाट रखे हुए हैं, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सब्जियों को तोल सकते हैं। आई बात समझ। तो जैसे ये बाट क्या है, एक स्टैंडर्ड है, वैसे ही वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ पहले से ही पता है, वो हमारा स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिख रखा है, आप समझ लीजिएगा। अब देखिए जो स्टैंडर्ड है ना, यही आपके 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। पर इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि भाई आखिर इस स्टैंडर्ड को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे हम आगे चल के अभी टेस्टिंग करेंगे ना, दवाइयों की अलग अलग केमिकल सैंपल की हम टेस्टिंग करेंगे, तो टेस्टिंग आप तभी तो कर पाएंगे, पहले आपके पास एक स्टैंडर्ड तो रहना चाहिए। जैसे मैंने सपोज करो ये तोलना है कि हमारी सब्जी कितनी कितनी है,
है ना। तो आप तोलोगे किससे, आपके पास कुछ तो स्टैंडर्ड हो, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड है, जैसे कि 1 किलो का बाट है। अब इससे आप बारी बारी से इन सब्जियों को तोल सकते हैं कि ये सच में इतना ही है 1 किलो, या उससे कम है, या फिर कितना है। तो स्टैंडर्ड को हम इसलिए पढ़ रहे हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड है ना, तो ये भी 2 तरह के हैं। पहला है देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड, जैसे कि वर्ड को हम ब्रेक करके समझते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट या मेन, या हिंदी में कहें तो प्राथमिक। स्टैंडर्ड बोले तो ए सब्सटेंस और सॉल्यूशन विद नॉन कंसंट्रेशन, मतलब कि वो पदार्थ या वो सॉल्यूशन जिसकी आपको मात्रा पता होती है पहले से ही। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे वो स्टैंडर्ड हैं जो कि बहुत ही मुख्य हैं, या बोल सकते हैं जो बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं। मेरी बात सुनना, जो स्टेबल रहते हैं, जो एकदम प्योर होते हैं, जिनमें कभी भी कमी नहीं हो सकती, वो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा बाट है, ये एकदम गवर्नमेंट की तरफ से एकदम की मीज़र करके या तुल करके आए कि भाई ये 1 किलो का ही है, तो ये आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड हो गया कि ये 1 किलो का ही है, और ये ख़राब भी नहीं हो सकता। हमेशा आज 1 किलो का है, 10 साल बाद भी 1 किलो का रहेगा, है ना। या कहीं भी आप ले जाओ, कहीं भी रख दो, इसको 1 किलो का ही रहेगा, और ये इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड कहा जाएगा। अब आपको होगा कि ठीक है यार, ये तो मिलती जुलती बात होगी, स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड, इन दोनों में अंतर क्या रहा। एक दूसरा है यहाँ पे सेकेंडरी स्टैंडर्ड। देखिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड की मदद से उसकी हम वेट को या जो भी कंसंट्रेशन है वो हम पता करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरी इमेज दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे पास इस तरीके से 1 किलो का बाट है, ठीक है। अब 1 किलो के बाट से मान लीजिए मैंने ना 5 किलो कोई सामान बेचना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आलू बेचने हैं, है ना। मैं घरेलू एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। आपको ना 5-5 किलो आलू बेचने हैं। आपके पास कुछ ऐसे ग्राहक आ रहे हैं जिनको 5-5 किलो ही आलू चाहिए, पर दिक्कत यह है कि आपके पास 1 किलो का ही बाट है। अब या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि बार बार 1-1 किलो 1-1 किलो 1-1 किलो इस तरीके से तोलिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा आपने क्या उपाय निकाला कि 1 किलो का जो बाट है ना, उसी के जैसे मैं कुछ पत्थर उसी के हिसाब से तोड़ लेता हूँ, दूसरे 1-1 किलो के यहाँ पे बाट बना लेता हूँ। अब जैसे 5 किलो तोलना, 1 किलो मेरे पे है ही है, तो मैंने यहाँ पे 4 1-1 किलो के इसी से नाप नाप के यहाँ पे 4 पत्थर बना दिए, हो गया 5 किलो। अब एक साथ रखूँगा इधर और फट से 5 किलो यहाँ पे आलू तोल दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो। अब ये जो मेरे पास जो दूसरे बाट या जो पत्थर हैं जो कि 1-1 किलो के हैं, जो कि किससे कंपेयर करके स्टैंडर्डाइज करके किससे बने हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड से, इन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। आई बात समझ की नहीं, कि प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जो कि हाईली एक्यूरेट होते हैं, हाईली प्योर होते हैं, उनमें कुछ कमी नहीं हो सकती। लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड की मदद से ही यहाँ पे स्टैंडर्डाइज होते हैं, उनकी वैल्यू सेट होती है, पर उनमें कमी भी हो सकती है। हो सकता है कभी कभी यूज़ करने में टूट जाए, थोड़ा बहुत कमी हो जाए, तो ये है आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सिंपल सी यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ए हाईली प्योर एंड स्टेबल सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन डायरेक्टली। कि मतलब वो स्टैंडर्ड जो कि काफ़ी प्योर होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं, और जिनकी मदद से आप डायरेक्टली सॉल्यूशन बना सकते हैं और उनकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे हिंदी में भी वही चीज़ मैंने लिख रखी है। अब देखोगे यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड के कुछ खासियत चीज़ें क्या हैं, कि वो हाईली प्योर होते हैं, एकदम प्योर रहेंगे, केमिकली स्टेबल रहेंगे, उनको हवा धूप गर्मी ये सब चीज़ें ख़राब नहीं कर सकती। कहीं भी रख दो, कहीं भी स्टोर कर दो, ख़राब नहीं होगा वो केमिकल या वो सॉल्यूशन। हाई मोलिकुलर वेट रहेगा उसका, और वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक रहेंगे, मतलब कि हवा से नमी भी नहीं सोखेंगे, वो उनमें गीलापन भी नहीं होगा। तो ये सब उनकी क्वालिटी रहती हैं। अब जब ये सब क्वालिटी हैं, तो जब भी आप उनको जितना भी तोलोगे ना, जितने भी सॉल्यूशन उसका तैयार करोगे, वो अब परफेक्टली उसकी कंसंट्रेशन आपको पता रहेगी। ठीक है, कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे नहीं रहेंगी। तो वही मैंने इमेज भी लगा रखी है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड कैसे हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अब सपोज करो कि आपने इसका 25 ग्राम यहाँ पे वेइंग मशीन से वे कर लिया, तो इसको तोल लिया, आपने 250 ml वाटर में मिला लिया, तो एकदम परफेक्टली ये इतने ही कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये 100% यहाँ पे प्योर है, स्टेबल है, और ये एकदम हाई क्वालिटी का है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड। आई बात समझ। इसकी ये सारी क्वालिटी आप जरूर से ध्यान रखिएगा। आगे इसके ना एग्जाम्पल के साथ कवर करना है, तो ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड, तीसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड चौथा यहाँ पे बेंजोइक एसिड। अब इनकी एक कमी ये है कि ये ना थोड़े महंगे आते हैं।
है ना। जैसे आप बहुत सारे टेस्ट करोगे ना, तो बार बार आप इनका यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये महंगे आते हैं। तो इनका आप अल्टरनेटिव ढूंढते हैं या इनकी मदद से आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया था यहाँ पे, ये वाला जो बाट था आपका 1 किलो वाला, आप इसको बार बार खरीद करके लाओगे तो महंगा पड़ता है ना। आपने उसका दूसरा उपाय क्या निकाला कि यार मेरे को तो लगातार काम करते रहना है, इस पर मेरे पास रुपये भी नहीं है, ऐसे ही मैं बाट बना लेता हूँ पत्थर की मदद से, है ना। तो ये हमारे दूसरे थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। दूसरा है हमारा क्या, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी बोले तो द्वितीय या सेकंड, स्टैंडर्ड बोले तो वो आपका सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है। देखो इसकी भी कंसंट्रेशन आपको पहले से ही पता होती है, लेकिन पहले आपको स्टैंडर्डाइज करना होता है या किसी एक प्राइमरी स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर करना होता है। जैसे आपको पता तो है कि भाई ये 1 किलो का है, ये भी 1 किलो, ये भी 1 kg का है, ठीक है। पर पहले आपने इससे जो आपका प्राइमरी वाला था, फर्स्ट था, उससे आपने स्टैंडर्डाइज करा, उससे इसका वेट आपने निकाला, है ना। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज ए सॉल्यूशन हुज एग्जैक्ट कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, कि जिसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन प्राइमरी स्टैंडर्ड की मदद से पता करी जाती है, फिर इसको हम यूज़ करते हैं एक स्टैंडर्ड की तरह। हिंदी में भी यही मीन लिख रखा है। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे बार बार तोल करके ये बाट बनाए ना पत्थर के, अब ये तो आम एग्जाम्पल हो गया, पर आप अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बात करें तो सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड है वो ऐसे नहीं बनाए जाते हैं, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखी है ना, इसको हम टाइट्रेशन बोलते हैं। टाइट्रेशन अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा, ये एनालिसिस या जांच करने का एक तरीका है, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। और यही जो है सब कुछ आपने इसकी 3rd यूनिट में पढ़ना है। जैसे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि चीज़ आपको कनेक्ट होती रहे। जैसे आपको 3rd यूनिट में पढ़ने को मिलेगा एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो इसी टाइट्रेशन की मदद से आप यहाँ पे सेकेंडरी जो आपका स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड, उसको तैयार करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड की मदद से। जैसे इसको मैं आपको समझा दूँ, इसको थोड़ा रोक के बताता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि इनके अंदर क्या क्वालिटी रहती है, ये कैसे होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेस प्योर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये कम स्टेबल भी होते हैं, ये हवा, धूप या गर्मी से ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि आज तो मान लीजिए उनकी कंसंट्रेशन एकदम परफेक्टली है, लेकिन हो सकता है 10 दिन बाद वो थोड़ा नमी सोख ले और वो उसकी क्वालिटी घट जाए या उसकी कंसंट्रेशन इधर से उधर हो जाए, तो ये लेस स्टेबल होते हैं। दे में एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो नमी भी सोख सकते हैं, मॉइस्चर सोख सकते हैं। मस्ट बी इन स्टैंडर्डाइज, उपयोग करने से पहले उनकी जांच करना बहुत ज़रूरी है, उनको प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसकी NaOH, पोटेशियम परमैंगनेट है जिसकी KMnO4, सिल्वर नाइट्रेट है जैसे कि AgNO3। तो ये सारे हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड है और ये थोड़े सस्ते भी होते हैं, तो हम इन्हीं का ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर इनको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, किसकी मदद से, प्राइमरी स्टैंडर्ड की मदद से। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताई प्राइमरी स्टैंडर्ड के, सपोज कर लो कि सोडियम कार्बोनेट हम ले लेते हैं, इसकी मदद से हमको इस HCl को स्टैंडर्डाइज करना है या HCl की कंसंट्रेशन यहाँ पे पता करनी है। सेम वही है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 kg है तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो ऐसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने ले लिया कौन सा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब हमारे पास HCl का यहाँ पे पता करना है कंसंट्रेशन, या बोल सकते हैं इस वाले का पता करना है वेट, तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। हम वही चीज़ यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं जो कि इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है। अभी किसकी मदद से होता है, टाइट्रेशन की मदद से। इनका पूरा नाम वगैरह समझिए कि ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ना, ट्यूब, इसका नाम होता है ब्यूरेट। क्या, ब्यूरेट, BURETTE। इसको एकदम रट लीजिए आप, इस पे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करने वाले हैं लैब में। तो ये ब्यूरेट होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो कि कितना इससे लिक्विड नीचे गिराना है या नहीं गिराना है, ठीक है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हो ये है आपका कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। ये इसका स्टैंड है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लैब में ये होता है। तो हमने इस ब्यूरेट में, ये जो ब्यूरेट है इसमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड को भर दिया। देखो क्या लिखा है कि ब्यूरेट जिसमें कंटेन है या रखता है जो क्या, सेकेंडरी स्टैंडर्ड HCl, जिसकी कंसंट्रेशन अभी हमको पता नहीं है कि कितनी है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने सोडियम कार्बोनेट को लिया, ये जो आपका एग्जांपल था सोडियम कार्बोनेट, हमने इसकी मदद से ये सब चीज़ें चेक करनी है। तो सोडियम कार्बोनेट को लिया जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अब वो हमने इस
कॉनिकल फ्लास्क में भर लिया, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है। अब इसमें एक इंडिकेटर भी हम डाल रहे हैं, एक संकेतक हिंदी में कहें तो उसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जिसका नेम है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की एक खास चीज़ है कि जब भी बेस होता है, बोले तो क्षारीय जो एनवायरनमेंट है या बेस जब भी होता है तो उसका कलर पिंक होता है। अगर जब भी यहाँ पे एसिड एनवायरनमेंट हुआ या अम्लीय एनवायरनमेंट हुआ तो उसकी जो कलर है यहाँ पे उड़ जाती है या वो कलरलेस हो जाता है। अभी जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो एक बेस है, वो क्षार है, तो क्षार में उसकी जो कलर आप देख रहे हो पिंक देख रहे हो, ठीक है। ऊपर जो आपका HCl है आपको पता है कि वो भाई एसिड है, अम्ल है। अब बात करते हैं इनकी एक फिनोमिना की, थोड़ी पीछे की बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ चलता क्या है। देखिए ऊपर आपका क्या भरा है मैंने, यहाँ पे इस तरीके से नली में क्या भर दिया है, HCl, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें मैंने क्या भर लिया है, ये मेरा बेस है Na2CO3, बेस है यहाँ पे Na2CO3, ये एसिड हो गया, ये हमारा बेस हो गया। आपने पढ़ा होगा 10th में 12th में कि जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं ना तो वहाँ पे सॉल्ट बनता है, वहाँ पे लवण बनता है। जैसे सपोज करो मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ Na2CO3 प्लस HCl, कुछ इस तरीके से रिएक्शन कराता हूँ तो Na2 और ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा। अब यहाँ पे Na के यहाँ पे 2 हैं तो आपको मेरे को यहाँ 2 करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 मोल इसके लगेंगे, ठीक है। 2NaCl प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बचा, CO2 बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है कि ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, ये मिलकर के यहाँ पे सॉल्ट बना रहा है, ये आपका सॉल्ट बन गया। अब ये रिएक्शन होगी, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एसिड भर दिया, यहाँ पे मैंने बेस भर दिया, इसमें मैंने एक इंडिकेटर डाल रखा है जो कि मेरी मदद करेगा ये बताने में कि कहाँ पे रिएक्शन खत्म हो रही है। अब मैं यहाँ से धीरे धीरे से इसको खोलूँगा, ठीक है। ऊपर से एसिड आएगा, नीचे बेस है, ऊपर से जब एसिड लगातार आता रहेगा तो ये वाली रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है। एसिड आ रहा है, बेस ऑलरेडी है, तो दोनों में रिएक्ट करके सॉल्ट बनता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो बेस आपने जितना यहाँ पे भरा है ना, क्या सोडियम कार्बोनेट, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तो आप लगातार डाल रहे हो, लगातार डाल रहे हो, लगातार डाल रहे हो, तो ये एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ही ख़त्म होगा, ऊपर से अगर एक भी बूंद यहाँ पे एसिड की डलेगी, तो हमने क्या बताया था कि फिनोफ्थलीन जब बेस रहता है तो पिंक कलर का रहता है, जैसे ही एसिडिक हुआ तो तुरंत ये कलरलेस हो जाएगा, ये कलर जो पिंक है वो गायब हो जाएगा। वहीं पे आपने इस प्रोसेस या टाइट्रेशन को रोक देना है, वहाँ पे आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या क्या चीज़ नोट करनी है, आपने ये देखना है कि आपका ये जो HCl जो भर रखा था उसका कितना अमाउंट खर्च हो गया, उसका वॉल्यूम। सपोज करो कि जो आपका HCl है, HCl आपका यहाँ पे 100 ml खर्च हो गया, ठीक है, 100 ml यहाँ पे। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो आपने बेस लिया था या बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड था, आपने उसका भी सॉल्यूशन बनाया था। मान लीजिए कि Na2CO3 का आपने यहाँ पे 50 ml रखा था, ये 50 ml भर के रखा था, ऊपर से आप एसिड डाल रहे थे। अब एक और चीज़ कि यहाँ पे जो Na2CO3 था उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, कंसंट्रेशन तो इसको ऑलरेडी पता होगी ना आपको, क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड है। तो मान लीजिए कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में हम मान लेते हैं इसको, हम N कंसंट्रेशन N किसकी, Na2CO3 की कितनी मान लेते हैं, सपोज करो कि 0.1 N, 0.1 नॉर्मलिटी, इतनी है इसकी कंसंट्रेशन। देखो अब नॉर्मलिटी में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे पता करना है कि जो आपने टाइट्रेशन करा सारी चीज़ें, कि भाई इतनी खपत होगी हमारी एसिड की, इतना हमारा बेस था प्राइमरी स्टैंडर्ड, उसकी इतनी कंसंट्रेशन थी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूले से ना आप HCl की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला यहाँ पे N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ये हमारे टाइट्रेशन इक्वेशन बोलते हैं इसको नॉर्मली। इसको आप जरूर से याद कर लेना या इसको लिख लेना, आपको बार बार यूज़ होगी। N1V1 इक्वल्स टू N2V2, बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। N1 जो है वो कंसंट्रेशन है प्राइमरी स्टैंडर्ड की, V1 जो है वो वॉल्यूम है प्राइमरी स्टैंडर्ड का। प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा ये है तो इसका वॉल्यूम 50 ml, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल, ठीक है। N2V2 ये कंसंट्रेशन है सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, जो कि अभी पता ही करनी है आपको। वॉल्यूम ये है HCl का, जो कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड का खर्च हुआ है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। N1 कितना है यहाँ पे हमारा 0.1, ठीक है, इंटू
यहाँ पे 50, V1 वॉल्यूम कितना है 50 इक्वल्स टू N2 आपको पता ही करना है, और कितना ml है V2 100 ml। अब देखिए जस्ट क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आपका अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपका हो जाएगा 5, ये 0.1 में 5 0 करेंगे तो 5 वैल्यू हो जाएगी N2 इंटू 100। अब इसको अगर मैं ऐसे ले जाऊँ N2 इंटू 100 इक्वल्स टू 5, और N2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/100। ठीक है, अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 0.05 N, 0.05 नॉर्मल इसकी कंसंट्रेशन होगी। किसकी कंसंट्रेशन? जो एसिड की। अब आपने ये पता कर लिया कि जो ये एसिड है ना, जो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.05 नॉर्मल है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन आपको पता चल गई। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज करते हैं इसको। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा है, आप दोबारा से इस वीडियो को यहाँ से रोक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, जो टेस्टिंग है, आप बार बार आगे वाली यूनिट में करेंगे। आई बात समझ? तो ये है आपका इस तरीके से प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इनके एग्जाम्पल के साथ में आपको याद करने हैं। कैसे इसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो टॉपिक आपका एरर से रिलेटेड उसको कवर करेंगे, जैसे कि एरर, सोर्सेज ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इनको हम कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।